दोस्तों जरा सोचिए, जिस घर में केक कटा हो, जिस घर में बच्चों की हंसी गूंज रही हो, वही घर कुछ घंटों के बाद खून से लथपथ हो जाए। दिल्ली के रोहिणी इलाके की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि यहाँ बेटे के जन्मदिन की खुशियाँ मातम में बदल गईं। और वजह सिर्फ एक ताना, गिफ्ट को लेकर बोला गया एक ताना जिसने एक पति को दरिंदे में बदल दिया, और उसी के हाथों उसकी पत्नी और बूढ़ी सास की जान चली गई। यह केस एक और बड़ी कड़वी हकीकत उजागर करता है। कितना भी पढ़ा लिखा या शहरी परिवार क्यों ना हो, घरेलू कलह अगर समय रहते सुलझाए न जाए तो जानलेवा बन सकती है। एक छोटा सा ताना, एक छोटा सा विवाद कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 28 अगस्त की रात दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 की एक सोसाइटी के फ्लैट में रौनक थी। घर के ड्राइंग रूम को बैलून और रिबन से सजाया गया था। टेबल पर चॉकलेट ट्रिपल केक रखा था और आसपास पड़ोसी और रिश्तेदार के बच्चे हंसी खुशी माहौल में शामिल थे। यह मौका था प्रिया सहगल के छोटे बेटे चिराग के 15वें जन्मदिन का। प्रिया, जिसकी उम्र 34 साल की थी, खुद बेहद खुश थी। उसने बड़ी मेहनत से सजावट की थी। उसके पति योगेश सहगल, जिसकी उम्र 38 साल की थी, वो वहीं पर मौजूद थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तनाव था। जश्न के बीच जब केक काटा गया तो सबने तालियां बजाई, लेकिन इसी बीच एक मामूली सी बात ने पूरे माहौल का रंग बदल दिया। दरअसल प्रिया ने हल्के फुल्के अंदाज में अपने पति के परिवार पर ताना कस दिया। उसने कहा, अरे बच्चे का बर्थडे है और आप लोग खाली हाथ चले आए, गिफ्ट भी नहीं लाए। ये सुनकर वहां बैठे लोग हल्का सा मुस्कुराए और बात को टालने लगे, लेकिन प्रिया के पति योगेश का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग दिखने लगी। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में चुभन इतनी गहरी थी कि अगले ही दिन उसने जो किया, उसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। प्रिया सहगल और योगेश सहगल की शादी को 16 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती साल ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। योगेश एक ज्वेलर के यहाँ कारीगर का काम करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार था। घर का खर्च ज्यादातर प्रिया के मायके वालों की तरफ से चलता था। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी ने योगेश को चिड़चिड़ा और गुस्सैला बना दिया। प्रिया अक्सर उसे समझाती कि नौकरी ढूंढो, कुछ काम करो, लेकिन योगेश हर बार बहाने बनाता और गुस्से में बात को टाल देता। दोनों बेटों की पढ़ाई, घर का खर्च और रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ मिलकर योगेश भीतर से दबा हुआ इंसान बन गया। प्रिया की माँ कुसुम सिन्हा, जिसकी उम्र 63 साल की है, अक्सर अपनी बेटी के घर आकर रहती थी। उन्हें पता था कि बेटी और जमाई के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। 28 अगस्त को भी अपने नाती चिराग का जन्मदिन मनाने आई थी। समारोह खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा, आज बेटी को अकेला मत छोड़ो, माहौल गर्म है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान अपने अपने घर चले गए, बच्चे सो गए, लेकिन प्रिया और योगेश के बीच खामोशी थी। प्रिया ने जो ताना दिया था वो योगेश के दिमाग में बार बार घूम रहा था कि गिफ्ट नहीं लाए। उसकी मर्दानगी को चोट लगी थी। उसे लगा कि सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई। रात को उसने शराब पी और गुस्से में बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसे पता था सुबह होते ही वही बात फिर से छेड़ी जाएगी और उसकी सास भी बीच में पड़ेगी। 29 अगस्त की सुबह बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। सास कुसुम किचन में चाय बना रही थी। प्रिया घर के कामों में लगी थी, लेकिन योगेश के दिमाग में रात की बात अब भी गूंज रही थी। उसने तय कर लिया, आज ये सब खत्म करना है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास जब बच्चे स्कूल चले गए, घर के माहौल में कुछ राहत थी, लेकिन तभी प्रिया और योगेश के बीच फिर से बहस छिड़ गई। प्रिया ने फिर से वही मुद्दा छेड़ दिया, देखो तुम्हारे घर वाले इतने बड़े लोग हैं, लेकिन कभी बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आते, और तुम हो तो उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। ये सुनते ही योगेश भड़क उठा। वो चिल्लाने लगा, बस करो प्रिया, रोज रोज मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। तुम्हारी माँ भी तुम्हें भड़काती रहती है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कुसुम सिन्हा बीच बचाव करने आई, बेटा गुस्सा मत करो, बात छोटी सी है, ऐसे क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन योगेश का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने किचन की तरफ दौड़ लगाई और वहां से एक बड़ी कैंची उठा लाया। प्रिया को कुछ समझ आता उससे पहले ही योगेश ने उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर दिया। प्रिया चीख पड़ी, बचाओ माँ बचाओ, लेकिन तब तक योगेश ने लगातार कई वार कर दिए। गले, सीने और पेट पर तेज तेज प्रहार किए। कुछ ही मिनटों में प्रिया फर्श पर गिर गई, खून से लथपथ। सास कुसुम ने जब ये देखा तो
तो वो दौड़कर अपनी बेटी को बचाने आई। उन्होंने योगेश को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने उन पर भी कैंची से वार कर दिया। 63 साल की बूढ़ी माँ चीखती रही, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी जमीन पर पड़ी थी और उनका शरीर खून से भीग चुका था। कमरे में सिर्फ खून था, दीवारों और फर्श पर चींटे, और बीच में खड़ा था योगेश हांफता हुआ। हाथ में खून से सनी कैंची। उसने कुछ देर तक अपनी पत्नी और सास के शवों को देखा, फिर कमरे से बाहर आया, दरवाजे पर ताला लगाया और बच्चों का इंतजार करने लगा। उसके दिमाग में एक और खौफनाक प्लान था, बच्चों को लेकर घर से भाग जाना। और योगेश ताले की चाबी हाथ में लेकर बाहर निकल आया। उसने घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके, और जब तक वो दोनों बच्चों को स्कूल से ले आए कोई सच्चाई न जान पाए। योगेश को अच्छे से पता था कि उसका गुनाह छिपने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सोचा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तब मेरे दोनों बेटों का क्या होगा? रिश्तेदार इन्हें अपनाएंगे भी या नहीं? क्यों ना मैं इन्हें खुद किसी अनाथालय में छोड़ आऊं, कम से कम इनकी जिंदगी सुरक्षित तो रहेगी। यही सोचकर वो पास के स्कूल गया और दोनों बेटों की छुट्टी करा लाया। फिर वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घुमाने लगा, कभी पार्क कभी बाजार। लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि घर में उनकी माँ और नानी की लाश पड़ी है। उधर प्रिया का भाई मेघ सिन्हा अपनी माँ से लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। 28 अगस्त को उसकी माँ कुसुम ने कहा था, मैं कल सुबह लौट आऊंगी, लेकिन 29 तारीख को दोपहर तक उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेघ को बेचैनी होने लगी। उसने बहन प्रिया को फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। शक बढ़ा तो मेघ सीधे रोहिणी सेक्टर 17 में बहन के फ्लैट पर पहुंच गया। जब मेघ पहुंचा तो उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद था, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि दरवाजे के नीचे और हैंडल के पास खून के धब्बे थे। मेघ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, दीदी माँ कोई है अंदर? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। सबको शक हुआ कि घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मेघ ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की एंट्री करीब 3:50 पर रोहिणी के एन काटजू मार्ग के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही अंदर घुसे, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ड्राइंग रूम की फर्श पर प्रिया सहगल खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही कुसुम सिन्हा का शव पड़ा था। दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर पड़ी थी वही कैंची जो हत्या का हथियार बनी थी। भाई की आंखों के सामने बर्बादी दिख रही थी। मेघ अपनी माँ और बहन को देखकर रो पड़ा। उसने मीडिया को बताया, जब मैंने माँ को उठाने की कोशिश की तो उसके गले और पेट पर गहरे घाव थे, खून बह रहा था। मैं चीखने लगा, समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। बाद में पता चला कि जीजा योगेश खुद थाने गया था और कह रहा था कि पत्नी और सास ने उस पर हमला किया था। मेघ की आवाज बार बार टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस ने तुरंत सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर की तलाशी ली गई। वहां से खून से सनी कैंची बरामद हुई। सभी सबूत साफ बता रहे थे कि हत्या घर के अंदर हुई है और हत्यारा घर का ही सदस्य है। पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि पिछले कई महीनों से प्रिया और योगेश के बीच झगड़े बढ़ गए थे। कभी पैसों को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर, कभी ससुराल पट्टीदारों को लेकर। उधर हत्या के बाद योगेश कोई साधारण इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने पुलिस स्टेशन जाकर कहा, मुझ पर हमला हुआ है, मेरी पत्नी और सास ने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन जब पुलिस ने उसके शरीर की तलाशी ली तो कहीं भी चोट के निशान नहीं दिखे, बल्कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। पुलिस को समझ आ गया कि कहानी उल्टी है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि खुद योगेश ही है। पुलिस ने योगेश को हिरासत में लिया। आरोपी योगेश को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने लंबी पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो बार बार यही दोहराता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर हमला हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूतों से घेरा तो उसकी जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। पुलिस ने पूछा, तुम्हारे शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं है, जबकि दोनों महिलाओं के गले, पेट और सीने पर दर्जनों घाव हैं। अगर उन्होंने हमला किया होता तो तुम्हारे भी चोट होती। योगेश चुप हो गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा और आखिरकार उसने मान लिया, हाँ मैंने ही मारा है। जांच में सामने आया कि योगेश पिछले कई महीनों से मानसिक दबाव में था। 4 बातें सामने आई। पहला, बेरोजगारी का बोझ। पहले ज्वेलर शॉप पर कारीगर था, लेकिन काम बंद हो गया, घर का खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। दूसरा, पत्नी का ताना। प्रिया अक्सर कहती थी, इतना बड़ा आदमी होकर भी बेरोजगार बैठा है।
ये बातें योगेश के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती थी। तीसरा, ससुराल का शामिल होना। कुसुम सास भी बेटी का साथ देती थी। योगेश को लगता था कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। चौथा, जन्मदिन वाली घटना। सब रिश्तेदारों और बच्चों के सामने गिफ्ट को लेकर ताना देना। यही वो चिंगारी थी जिसने उसके गुस्से को आग में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक योगेश को हमेशा लगता था कि प्रिया उसे नीचा दिखाती है और इसी कॉम्प्लेक्स में उसने न सिर्फ पत्नी बल्कि अपनी बूढ़ी सास तक की जान ले ली। अब बच्चों पर क्या असर होगा? दोनों बेटे अंकित और चिराग इस पूरे मामले से अनजान थे। जब पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी माँ और नानी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो दोनों फूट फूट कर रो पड़े। ये मासूम अब अनाथ जैसे हो गए क्योंकि माँ और नानी का साथ उड़ गया और पिता जेल चला गया। अब मेघ सिन्हा, जो अपनी बहन और माँ को खो चुका था, बार बार यही कह रहा था, शादी में अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन कोई अपनी पत्नी और माँ जैसी महिला को इतनी बेरहमी से मार सकता है। मेरी बहन बार बार सहती रही, सोचती रही कि बच्चों के लिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और गहरा दर्द भी। पड़ोसी महिला कहती है, प्रिया बहुत अच्छी थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, बच्चों के लिए जीती थी, लेकिन वो घर के तनाव से बहुत परेशान थी। अक्सर अपनी माँ को बुला लेती थी ताकि माहौल शांत रहे। यह केस एक और बड़ी कड़वी हकीकत उजागर करता है। कितना भी पढ़ा लिखा या शहरी परिवार क्यों ना हो, घरेलू कलह अगर समय रहते सुलझाए न जाए तो जानलेवा बन सकती है। एक छोटा सा ताना, एक छोटा सा विवाद कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या कोई सजा उस मासूम बच्चों के आंसुओं को रोक पाएगी जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया? दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कबर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।